अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हुमारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाले खौफनाक हादसे पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। वफाकी मुतसिब बराए ख़वातीन हराजगी कशमाला तारिक के बेटे और खावन की गाड़ी की टक्कर से 4 शहरियों की हलाकत पर काबीना में क्या बहस हुई, काबीना की अंदरूनी कहानियां आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक राबता किया है। क्या अवाम के मसाइल इससे हल हो सकेंगे? और इसके साथ साथ दूसरी तरफ अवाम पर एक माह में तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोल बम गिराया गया है, इस पर ही बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पीटीआई हुकूमत का हाउसिंग सेक्टर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। रावी बोर्ड में पाकिस्तान के बड़े बड़े सेठों, ताजरों और बिजनेसमैन के नाम सामने आए हैं। इसकी कहानी भी क्या है आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। क्लास साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो G11 सिग्नल पर जो बहुत बड़ा खौफनाक हादसा हुआ उस पर बात भी की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी वज़रा के पास जो इजाफे सिक्योरिटी है वो वापस लेने की हिदायत जारी की है। और क्या हुआ है कैबिनेट में? कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करते हैं। तो मेन तो जो इशू था वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो कल इस्लामाबाद में कल रात वाक़या कशमाला तारिक साहबा का जो उनके बेटे और हस्बैंड के बारे में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी ने टक्कर मारी और 4 बेचारे जो शहरी यंग बच्चे थे, मेरा ख्याल 22-20 साल की एजेस में थे, दे वर क्वाइट यंग, वो कहते हैं यंग लाइव्स वर लॉस्ट। तो उस पर आज कैबिनेट में बात हुई है। खैर, तो वज़ीर आज़म को भी उन्होंने ब्रीफिंग दी है, बताया गया है। तो वज़ीर आज़म साहब ने वही अपना जो होता है कि अफसोस का इजहार भी किया है, उन्होंने सारा कुछ साथ में बात भी की है। अब इस पे ये इस्लामाबाद जो है, ये मुझे मेरा कल 22-23 साल हो गए, आमिर साहब कुछ ज़्यादा हो गए, 30 साल हो गए इनको। हमने जिस तरीके का इस्लामाबाद को बदलते देखा है पिछले 2-2.5 सालों में, मुझे नहीं याद पड़ता कि 20 सालों में इस तरीके का बुरे तरीके फॉर मतलब बैड टू वर्स वाली बात जो मैंने देखी है इसमें। अफसोस तो सारा इस पे हो रहा है कि यहाँ की जो इलीट है, ये इलीट ऐसी इलीट नहीं थी, ये जो इस्लामाबाद में पहले भी होते थे। अभी जो हम इलीटिज्म देख रहे हैं, जिसकी आके इमरान खान साहब बातें भी करते हैं, इलीट कैप्चर हो गया है। मतलब वही वाली बात कहने को कुछ, वो कहते हैं हाथी के दांत वाला हिसाब है, दिखाने खाने वाले कुछ और हैं। बातें कैबिनेट में ये की जाएंगी, लीड कैप्चर हो गया है, फलान हो गया है, ये हो गया, और पूरी एक हमें आके न तकरीरन समझाएंगे। इस वक्त जितना लीड कल्चर इस्लामाबाद में लेटेस्ट यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है, पता नहीं कहाँ से हैं, कहाँ से लोग आ गए ऑल ऑफ सडन आए हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतनी उनके पास गाड़ियां हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, साथ में उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, गार्ड्स हैं उनके पास, उनके साथ बदमाश उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनके साथ गाड़ियां ट्रैवल करती हैं। और इस्लामाबाद में कहीं पे आपको ना पुलिस नजर आती है, ना आपको ट्रैफिक पुलिस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। रात वाला जो वाकया हुआ है सपोजली, इस पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको, अगेन इतना बड़ा चौक है आपका, सिर्फ 2 चौक्स में नजर आएगी आपको, सिर्फ 2 चौक में। और यहाँ पे इतने, यहाँ पे आप उनको सैकड़ों लोग रखे हुए हैं। इनका भी जो खून हुआ है ना कल वहां पे, ये सारा ट्रैफिक पुलिस को इसका शेयर लेना चाहिए। आपके इस्लामाबाद में इस वक्त जितनी यहाँ पे तेज रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पे रेसें लग रही हैं, कोई नहीं है। और बड़ी, मैंने कहा ना कि बड़ा कोई एक अजीब किस्म की लाट पता नहीं कहाँ से नाजिल हुई है इस पे। हम भी नाजिल हुए थे इस पे, ये शहर पे। तो लेकिन ऐसा हमने आके इस, वो कहते हैं, शहर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, सीखने की कोशिश की कि शहर में रहते कैसे हैं। आपने आके जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई आपने मुसीबत नहीं बनना, कोई अजाब नहीं बनना आपने। लेकिन एक हम देख रहे हैं पिछले कुछ अर्से 2-2.5 सालों से, हालांकि पहले भी खराब चीजें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जितने पुलिस अफसर लगते हैं कोई मेरिट पे नहीं लगता, टोटल यहाँ सिफारिशों पे लगते हैं। SHOs लगेंगे आपके यहाँ पे, आप उनको SSP देख लें, DAG, IG, ये मुमकिन ही नहीं है कि जनाब के उनके पीछे पावा ना हो, और उन्हें पता है कि हम पे कोई असर नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और ये इस्लामाबाद में आके अच्छा करें बुरा करें, आप इसको नोट करें, कभी इस्लामाबाद में नहीं होता था इशारा तोड़ना सर। इसको गुनाह समझा जाता। रात के 2 बजे भी ये वायु शहर है कि लोग इशारे पे रुकते थे। रुकते थे सर। अगेन इमरान खान साहब से, उनकी हुकूमत से पूछने की है, ये 24 किलोमीटर का शहर है, ये आपका ICT 24 किलोमीटर में थोड़ा से 2-3 किलोमीटर ही नहीं बनता,
या 3-4 किलोमीटर होगा। आपकी पुलिस यहाँ से, आपके लोग बैठ के इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक बदमाशी कल्चर आ गया। यहाँ पे जिसके पास एक पैसा है, जिसके पास 4-5 बंदे हैं, पुलिस उसने साथ लगाई हुई है, वो जाके कुचल के निकल जाए लोगों को, आपको आके जहाँ पे इशारे करते जाएं। और इस्लामाबाद की सबसे डल और बेकार पुलिस है। आप उसमें देखें, कोई इनके साथ अगर जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, ये ना हैंडल कर सकते, ना क्राइम इनसे हैंडल होता है। ये अभी नहीं आके लोग लाए हैं ना, कितना ज्यादा क्राइम। अभी आपने मैनेजमेंट बदली है ना, यहाँ कत्ल भी हो रहे हैं, यहाँ डाके भी पड़ रहे हैं, रोज चोरियां भी हो रही हैं। और ये जो वाकया हुआ है, आपको क्यों कोई डर ही किसी को नहीं रहा, किसी भी उसको डर नहीं। मैंने किसी पुलिस वाले के साथ गाड़ी नहीं देखी। मैं अगर इशारा तोड़ के निकल जाऊं ना, तो पहले तो पुलिस वाला मौजूद ही नहीं, आपका मौजूद ही नहीं है। अच्छा है वो मुझे आके यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता ना। उसके पास बाइक्स हैं, अगर बाइक्स हैं तो मुझे नहीं पता कहाँ पे, हमें तो नजर नहीं आती। आपने उनको गाड़ियां नहीं दी हुई, आपने उनको कोई स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ अगर है सही तो हमें नजर नहीं आता। सो माज ये कह देना कि जनाब के यहाँ पे एक गाड़ी ने मारी है टक्कर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि वी आर नॉट अकाउंटेबल। हम बड़े लोग हैं, हम पावरफुल लोग हैं, हम किसी को हिट कर सकते हैं। और मादरत के साथ बहुत सारी चीजें, मैं फिर कह रहा हूँ, जो हमारे जैसा तबका आया है ना यहाँ पे, वो शहर को खराब कर रहा है। आई एम वन ऑफ देम। मैं अगर पहले अपने आप को कह देता हूँ, हम यहाँ के शहर के रेगुलेशंस, हम शहर का वे ऑफ लाइफ, हम शहर के यहाँ पे हाइजेनिक जहाँ पे सिचुएशन है, जो कंडीशन है, और जो बड़े शहरों में मेरे जैसे देहाती को रहना चाहिए। अगर मैं नहीं बिलीव रखता, इस पे इशारों पे नहीं बिलीव रखता, मैं हाइजेनिक में लाइफ पे नहीं करता, मैं सफाई पे नहीं करता, जो गंद बलूद सारा जहाँ मेरा आता है मैं वहाँ पे फेंक देता हूँ। आपका सिटी ऑफ बैटली यहाँ फेल हुआ है कि वो आके थोड़ा सफाई रजीम करे। आपकी ICT नाकाम हुई है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, आपकी पुलिस हुई है। ये जो वाकया है ना, ये टोटल उसको पता था, इसको ये जो है, ये जिन्होंने मारा है वहां पे, कि हमारा कुछ भी नहीं किया जा सकता, इशारा भी हम तोड़ सकते हैं और कोई पुलिस वाला भी मौजूद नहीं होगा। 1 घंटे बाद मेरा ख्याल है पुलिस गई है सर। ये इस्लामाबाद का रिस्पांस टाइम बताया जा रहा है। आप फिर बैठ के यहाँ पे वो करते रहे, हमें एलीट कल्चर पे अब लेक्चर देते रहे, बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाते रहे। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीवन। कि इस्लामाबाद की वर्स्ट इनएफिशिएंट कोई निकम्मी पुलिस आपने ढूंढनी हो ना, इस्लामाबाद के पिछले 2-2.5 सालों को आप उठा के देख लीजिए, मिल जाएगी सारी। ये कहने के तो ये एक वाकया है, मगर ये निशानदेही करता है कि हर आदमी जो सड़क के पे है उसको हर वक्त रोज़ ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिसके पास छोटी गाड़ी है, मोटरसाइकिल पे है या पैदल चल रहा है, तो वो रोज़ ये हो रहा है। और ये सारे पाकिस्तान में हो रहा है कि VIP कल्चर जो है, ख़ास तौर पे ये जो SUVs या डाले, या जिसके बाद ये प्रोटोटाइप गाड़ी होती है, 2 एक गनमैन साथ डाले पे चल रहे हों, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। और उनके जो गार्ड्स होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी, अक्सर जो है वो लोगों को हटो बच्चों इस तरह कर रहे होते हैं। और उनके बच्चे बैठे हुए वो अपना फर्ज समझते हैं कि उन्होंने जाली लाइटें पुलिस की लगाई होती हैं, उन्होंने जाली वर्दियां पहनी होती हैं। अक्सर जो है ना वो इंप्रेशन गार्ड्स प्राइवेट दे रहे होते हैं कि एज इफ वो कोई SSG के नौजवान आ गए हैं। और ये इस्लामाबाद में खास तौर पे इसलिए महसूस होता है कि ये बड़ा छोटा सा शहर है और यहाँ पे VIP बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसलिए हर रोज़ मुझे कोई ऐसा दिन नहीं होता कि आते या जाते ये एक SUV होती है, 4 डाले होते थे, फिर वो उसके बाद वो हर इशारा तोड़ते हैं। और ये हर रोज होता है डेली। पुलिस वाले बेचारे आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, मगर वो डरते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में उनको डर होता है कि हर दूसरी गाड़ी के अंदर VIP बैठा है और वो कहता है जानता नहीं। वो लोगों तो छोड़े, बच्चे कहते हैं कि जानता नहीं सानू कौन है। और वो अक्सर कोई ना कोई बड़ा होता है, अगर वो बेचारे रोक लें उनकी नौकरी चली जाती है, शिकायत लग जाती है। तो ये इस वाक़े ने एक ओवरऑल ये जो एक हमारे यहाँ ये कल्चरल एक चेंज आ गई है जो कि सारे पाकिस्तान में VIP कल्चर का है, ये वो निशानदेही कर रहा है। और इस्लामाबाद में क्योंकि ये बड़ा छोटा शहर है तो हर सड़क पे हर दूसरे आदमी के पास पराडो है, तो वो बिल्कुल यहाँ का एक ज़्यादा नज़र आता है। बिल्कुल। क्लास साहब, एक जो आज PDM से अगर हम बात करें, आज वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को बहुत एक खुला चैलेंज दिया और पेशकश किया आमिर साहब, और ये कहा है कि अगर आप लूटा पैसा वापस ला दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इमरान खान साहब ने पैसे वापस नहीं लाने थे तो उन्होंने फेंक दिया। PDM की इसके ऊपर बिल्कुल वो बात करते हैं। अब ये वो पुरानी सी बात हुई हो गई है। PDM का जनाजा निकल गया। उन्होंने कहा था कि 31 तारीख को अगर वो इस्तीफा ना दिया तो वरना,
उसके बाद पता चले जी वरना वो जो पुराना मुहावरा है कि उसी तनख्वाह पे वो लोग वापस आ गए हैं। सो पीडीएम पे बिल्कुल बात करते हैं। मगर मैं कल, क्योंकि हमारी तशनगी रह गई कि प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि हमारे शो के टाइम पे किया और सारी टीवियों ने दिखाया, पता नहीं वॉलंटरी या इनवॉलंटरीली जो है, तो वो दिखाया गया, तो हमें मौका नहीं मिला अपना इजहार करने का। उसमें सिर्फ 2-3 गुजारिशात करना चाह रहे हैं। पहली तो ये है कि ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर अगर करना चाह रहे हैं, मगर ये जो हो गया ना, ये एक मफरूज़ा या ये इसके पीछे फ़लसफ़ा कि जनाब ये शायद टीवी पे ज़्यादा नज़र आना, ये पब्लिक रिलेशनिंग का इशू है कि प्राइम मिनिस्टर की जो इश्यूज़ आ रहे हैं मीडिया या पॉपुलैरिटी के, वो सिर्फ पीआर की कमी है। ये एक्चुअल जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड या हकीकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ठीक किए बगैर सिर्फ पीआर से काम चल जाएगा, ये मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा नहीं है। दूसरा, आप पहले रिफॉर्म करते हैं, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, आप कहते हैं जी थाना कचहरी मैंने ये दुरुस्त कर दिया, मैंने ये महंगाई के ये मामला ठीक कर दिए, मैंने पुलिस यूँ ठीक कर दी, बला बला। उसके बाद आप टीवी पे आते हैं कि अगर उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, वो फिर अच्छा लगता है। आपने की नहीं वो चीज़ें, कोई 2.5 साल हो गए हैं ना, आपने अपने पंजाब पुलिस के अंदर कुछ दुरुस्तगी की, ना आपने जुडिशरी के निज़ाम को ठीक किया, ना आपने कचहरियाँ बाकी ठीक की, या बाकी किसी किस्म के भी डीएमजी ऑफिसर या रिफॉर्म्स की बातें अभी तक चल रही हैं, अभी भी वो है, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये इसका एक वो है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान ये होता है कि जब आप प्राइम टाइम में, क्योंकि इतने ज़्यादा मशीर रख लिए हैं मीडिया के, बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब आप खुद आएँ, वो हर कोई ना मशवरे ज़्यादा देता है। अच्छी बात है कि आप प्राइम टाइम में प्राइम मिनिस्टर ये टाइम अगर लेके जाएं, मगर ये 2 एज सोर्ड है। अगर आप उस पर गौर कर रहे हैं और आपको अगर कोई आपके फैक्ट्स में कमी रह जाएगी तो उतना ही बैकलैश आएगा। जो मैं समझता हूँ कल जो है, मुझे जो एक बात की हुई कि प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने एक आर्गुमेंट, महंगाई, 2 ही मसले हैं ना पाकिस्तान के सबसे बड़े, एक गवर्नेंस का मसला है, एक महंगाई का है। महंगाई पे उन्होंने जो ये कल कहा ना कि जनाब वो इसलिए उनका आर्गुमेंट था क्योंकि हमने डॉलर की डिवैल्यूएशन की, तो उसकी वजह से जो है पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसकी वजह से जो है ना महंगाई हो गई। तो मैं समझता हूँ कि उनको यह मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं कि हम कहें कि द किंग इज़ नेकेड, हम यही कहेंगे जनाब उनको गलत बताया गया, इसलिए डरते डरते हम फिर इस तरह की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्गूमेंट बनता नहीं है। वो इसलिए नहीं बनता कि वो डिवैल्यूएशन तो हुई, मगर इस गवर्नमेंट की बड़ी खुशकिस्मती थी, इनको सबसे बड़ा जो खुदा की तरफ से एक तो रेमिटेंसेस बढ़े, दूसरा अल्लाह ने जो इन पे रहमत की वो ये की कि पेट्रोल जो था 2014 में जो बैरल था, इंटरनेशनल प्राइसेस थी वो $105 का बैरल था, अभी आज 52 का है, दरमियान में अभी ये $15-20 पे भी चला गया था। सो वो जो पेट्रोल सस्ता हुआ, जो पेट्रोल सस्ता, उसका जिक्र नहीं है। बिल्कुल। असल बात यह है कि ये बात नहीं करते हैं कि अभी 2-3 चीज़ें जो महंगाई का, उन्होंने कहा कि जी महंगाई बिल्कुल, ये देखें सीपीआई इंडेक्स और हमारा दूसरा इंडेक्स जो है वो दोनों नीचे आ गए हैं। वो नीचे अभी वक्ती तौर पे आए हैं, उनको सिलेक्टिवली ये फिगर्स देके ट्वीट करवा देते हैं। वो ये मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं सिर्फ कह रहा, आज मैं हफीज़ पाशा साहब का भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि जनाब ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आपने जब, अब देखें ना, पहले आपने बिजली 2 रुपये बढ़ाई, ये सिर्फ चंद दिन पहले, ₹1.93 पर यूनिट। उसके बाद जनाब आपने 8 रुपये पेट्रोल के बढ़ाए हैं 45 दिन में, 3 किस्तों के अंदर जो है ना करवा के, क्योंकि 15 दिन बाद करना होती है। फिर आज का जो नया धमाका किया है कि सीएनजी जो कि आम लोग उसके सिलेंडर घर में ज़्यादा, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान वो इस्तेमाल करता है, तो एलपीजी जो है वो 10 रुपये का एक सिलेंडर बढ़ा दिया, 10 रुपये आज की जो है। तो ये जब तीनों चीज़ें मिलाएंगे आप, हर चीज़ इसका असर इस पे होगा, तो महंगाई ऑटोमेटिकली जाएगी। ये फिगर्स आप देखिएगा महीने के अंदर ये इसका असरात नज़र आ जाएंगे। दूसरा जो मैं पेट्रोल की बात कर रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने सिलेक्टिवली ये वाला किया कि वो टैक्सेस ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए इस वक्त जो है ना 52 रुपये का बैरल वो है, इन्होंने ये जो 112 रुपये का पेट्रोल कर दिया है,
112 के अंदर 41 रुपए के टैक्सेस हैं, 41 रुपए के, जिसके अंदर 17% तो जीएसटी हो गया, वो से नहीं बढ़ा गया। जो पेट्रोलियम लेवी है, जो टैक्स है, वो जो है ना 30 रुपए बढ़ाया है। टोटल 41 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं। अब इसमें भी चालाकी है कि जीएसटी जो है ये सारे सूबों में जाना होता है, तो इन्होंने ना यहाँ पे अपना बाकी कुछ काम नहीं करना, तो आसान तरीका है पैसे बढ़ाने का कि पेट्रोल के पैसे फौरन बढ़ा दो। तो उसमें हालांकि इनका बजट जो टारगेट था कि जितना रेवेन्यू लेना था पेट्रोल से, उससे 33% ये ज़्यादा ले गए हैं। मैं सिर्फ एक मिनट के लिए ये लूँगा क्लास साहब कि 2000 पिछली गवर्नमेंट में 2018 के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो पेट्रोल जो था इनको, उसके अंदर मैं देख रहा था कि पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 10 रुपए था। नवाज शरीफ के दौर में जो कम किया गया, हालांकि उस वक्त पेट्रोल महंगा था, तो उन्होंने सिर्फ लेवी जो है सिर्फ उन्होंने 10 रुपए की भी थी, तो उसकी वजह से जो है वो पेट्रोल सस्ता रहता था। उन्होंने सब्सिडाइज किया था। ठीक है, आप सब्सिडी ज़रूर कर रहे हैं, बस जुल्म भी तो ना करें, ये बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए। तो ये एक तो ये कह देना कि जनाब पेट्रोल इस वजह से कम हुआ, ये गलत है। ये आसान तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तरीका मिला हुआ है कि पेट्रोल के पैसे बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो, तो ये दूसरा इसका महंगाई पे असरात होंगे। बिल्कुल। क्लास साहब, आपको नहीं लग रहा है खान साहब रोज आकर पिछली हुकूमतों पे ये मलबा तो डाल देते हैं कि उनकी वजह से महंगाई आगे हो रही है? कल जो सेशन हुआ पूरा, उसमें आपको क्या लग रहा है उससे अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी? ये खैर हर हुक्मरान ये काम करते। जनरल जिया साहब को ख्याल किसी ने दिया था उनके जो क्रोनिज से कि आप साइकिल पे सवारी करें, अवाम को लगे कि हमारा डिक्टेटर जो है ना वो कितना वो है साइकिल। कम अज कम उन्होंने एक बात तो साबित कर दी। इमरान खान साहब तो कहते थे ना डच प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाते हैं दफ्तर। जनरल जिया को दाद तो देना, उन्होंने काम पाकिस्तान में आज से 40-50 साल पहले कर दिया था। खान साहब ने वो अभी तक वो भी नहीं किया। चले एक टोकन के तौर पर भी थोड़ी सी वीडियो बनवा के डाल देते कि ये देखें जब दफ्तर जा रहे हैं, वो भी खैर हमने नहीं देखा। अब इसमें एक जो आपने अपने उसमें इंट्रो में बात की थी, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। आमिर साहब ने ज़रा इसको कवर कर दिया। इस तरह के काम जनाब मुशर्रफ ने भी किए थे, नवाज शरीफ साहब भी खुली कचहरियाँ लगाते थे। ये काम होते रहते हैं और इनका रिजल्ट जैसे आमिर साहब ने कहा, उनका ये कहना काल है, किसी ने उनसे सवाल किया जनाब के उस पर ये क्रिकेट के हवाले से तो उन्होंने कहा जनाब देखें रातों रात तो चीज़ें नहीं होती। रातों रात बंदे आप ठीक लगाएंगे तो कोई होंगी। अगर आप उन लोगों को लगाएंगे जिनके बारे में आपको पता है कि क्रिकेट को नीचे ले जाएंगे, ऊपर नहीं ले आ सकते, और 1992 से बेहतर कोई क्रिकेट टीम नहीं बनेगी, ना कोई 1992 से बेहतर कोई आपका कप्तान आएगा, ना 1992 के बाद हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो 1992 ही रहेगा। तो ठीक है, फिर उस तरह जिस तरह के बंदे आपने लगा दिए तो ठीक है, फिर ये चाहते हैं तो जनाब चलता रहेगा। पाकिस्तान में एक ही कप्तान था तो एक ही वर्ल्ड कप था तो एक ही टीम थी, बस ठीक है। दोबारा उस तरह की ना टीम बनेगी ना कप्तान आएगा, तो ना कभी आप वहां पे बैठ के उसको, ये कल सवाल हुआ बकायदा खत्म नहीं किया, मैं गलत नहीं कह रहा। उन्होंने साथ में ये कह दिया, आप तो कहते थे क्रिकेट के मुझे आने दें, आपको अगर मुझसे पूछे 90% लोगों ने इसलिए इनको बनाया पाकिस्तान का वजीर आजम, क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। उन्हीं के दौर में क्रिकेट बर्बाद होकर रह गई है। और वो क्या कह रहे हैं ना, पिछलों का गंद है। वो भाई 2.5 साल से बंदे तो अब आप लगा रहे हैं ना, और जिस तरह के बंदे लगा रहे हैं सबको पता है। बाज तो उन्होंने अभी देख चीफ सेलेक्टर जिसको लगाया है, आप में से कितने लोग उसका नाम जानते होंगे? इतने बड़े आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे थे, आपने इस तरह का बंदा ढूंढ के लगवाते हैं। आपको पता है जो टीम को इधर की बजाय नीचे लेके हैं। और आमिर सोहेल ने तो बड़े इंतहाई उसने खौफनाक सवाल उसने रेज किए थे आमिर सोहेल ने, जनाब के उस पर वसीम अकरम पे इंटरव्यू के, उन्होंने हम हमारे जितने अगले वर्ल्ड कप थे हम जीत सकते थे। ये उसका इंटरव्यू में देख रहा था। उसने कहा हम 96 का जीत सकते थे, हम 99 का जीत सकते थे, 2003 का जीत सकते थे। वसीम अकरम साहब ने हमें नहीं जीतने दिया। अच्छा। और उसके रिवार्ड के तौर पर, ये उनके अल्फाज है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा उसके रिवार्ड के तौर पर उसको सदारती यहाँ पे अवार्ड दिया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के हुकूमत में। अब ये वो चीजें हैं, आमिर सोहेल साहब बेहतर जानते हैं, वसीम अकरम साहब बेहतर जानते हैं, इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं कि ये इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं कि आपके 92 के बाद कोई अच्छी टीम नहीं आएगी, कोई अच्छा कप्तान नहीं आएगा, कोई अच्छा आपका लोगों की कंसर्न है। आपको बनाया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसलिए था बिकॉज दे थॉट पाकिस्तान की एक ही खुशी है, वो है क्रिकेट। वो भी अगर आपके दौर में नीचे जा रही है और आप उनको ये कह रहे हो कि स्ट्रक्चर खराब था फलाना, आम आदमी ये स्ट्रक्चर वगैरह नहीं समझते। वो कहते हैं अब आ गए हैं, बैठे और हमें डिलीवर करके दें। उन्होंने 1 मिनट में भुगता दिया। उन्होंने कहा ये भी पिछलों को कसूर है, मान लेते हैं कि 92 से बेहतर ना टीम आएगी, 92 से बेहतर ना कप्तान आएगा, ना 92 के बाद हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे। पीटीआई की हुकूमत एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रही है रावी अर्बन डेवलपमेंट के नाम से, और कहा यह जा रहा है उसको जो बोर्ड डेवलप हुआ है, बोर्ड जो बना है, उसमें बहुत बड़े पाकिस्तान के सेठ, ताजर, बिजनेसमैनों के नाम उसमें सामने आ रहे हैं। इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना के इजलास में आज नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के डिफरेंट मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है और इसमें रूदा का भी जिक्र हुआ है, यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट जो बहुत मेगा प्रोजेक्ट पीटीआई की हुकूमत लेकर आ रही है। आमिर साहब, जो रूदा का वर्किंग और पॉलिसी मेंबर्स का जो बोर्ड बना है उसमें सामने आया कि जो प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर रहे हैं वही उसके मेंबर्स हैं। रूदा पे आते हैं, मगर मैं जनरली हाउसिंग पे पहले बात कर लूँ कि आज कैबिनेट के अंदर क्योंकि काफ़ी ये हाउसिंग के हवाले से डिस्कशन हुई और प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा इस पे फोकस भी है। ऑलमोस्ट वो वीकली जो है ना इनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी और फोकस भी हाउसिंग के ऊपर है। तो हम बड़ा नेक तमन्नाओं के साथ ये क्रिटिक पेश कर रहे होते हैं कि अच्छी बात है, मुल्क का भी भला हो जाएगा और शायद उसके बाद गवर्नमेंट का भी भला हो जाएगा कि इस चीज़ को ठीक करें। तो शिबली फराज साहब आज अपनी ब्रीफिंग में फरमा रहे थे कि जनाब हम इसको फास्ट गियर में डाल रहे हैं और हाउसिंग स्कीमों को पहले कई साल एनओसी नहीं मिलते तो हम 1 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जो है एनओसी देंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर वो हाउसिंग स्कीम में अपना होमवर्क उन्होंने किया हुआ और फेयरनेस हो, कब्जे के ज़मीनें ना हो तो आप बिल्कुल चाहे 2 दिन में दें, मगर यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी एनओसी दी हुई है और जो सूरत हाल है वहाँ पे अगर उसमें लोगों को आपने आगे ही बहुत गंद पड़ा हुआ है, लोगों के अरबों खरबों जो हैं ये हाउसिंग स्कीमें खा चुकी हुई हैं और आपने वो एनओसी बेचते हैं। एनओसी का ये मतलब होता है कि जनाब अब गवर्नमेंट का अप्रूवल है, गवर्नमेंट ने हर चीज़ चेक कर ली है। अभी ये हाल ही में हमारे पॉइंट आउट करने पे एनओसी आरडीए ने जो है एक कैपिटल स्मार्ट सिटी को दी थी। उन्होंने 2000 का पहले मिला, फिर 7000 कनाल का मिला और जो है उन्होंने 50,000 कनाल ज़मीन बेच दी। वो बाद में पता चल रहा है उनके पास 5% भी ज़मीन नहीं है, खरबों रुपए ले चुके हैं। वो हमारे पॉइंट आउट करने के बाद उन्होंने एनओसी अब कैंसिल किया है। इसी तरह ही एलडीए में बेताशा इस तरह की स्कीमें हैं। अव्वल तो 90% जो हैं वो उन्होंने काम नहीं किया, वो तो नाजायज़ हैं, तो ऐसे एनओसी ना दें। फिर एलडीए में नज़र आया कि वहाँ पे हमने एक फोकस किया कि एसएम इमरान साहब एक हैं, उनको वाइस चेयरमैन लगाया गया कैबिनेट के बगैर अप्रूवल के, जो हमारे ख्याल में गैर कानूनी है। वाइस चेयरमैन के इख्तियारात दिए गए चीफ मिनिस्टर के, वो चीफ मिनिस्टर की प्रॉक्सी के तौर पे वो बैठते हैं जो कि बैठ नहीं सकते कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर। मगर वो जो हैं रिश्तेदार हैं, अब वो गौहर एजाज साहब की लेक सिटी के और उनकी अंडर हिज वॉच लेक सिटी को मेजर कंसेशंस दी गई। तो ये और मज़े की बात ये है कि एलडीए में वो एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की और रूदा के अंदर वो पॉलिसी बोर्ड एक बनाया हुआ है, उसके अंदर वो जो हैं उसके प्राइवेट सेक्टर के मेंबर हैं और स्पोक्समैन भी हैं रूदा के। तो वो फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉलिसी बोर्ड बड़ा हमने गौर किया है, उसके अंदर ऊपर उन्होंने जो है अच्छे लोग भी हैं उसके अंदर, मगर उस तरह की वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। वर्किंग ग्रुप के टॉप पे उन्होंने जनरल नूरुल साहब हैं, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। मगर नीचे अगर आप वर्किंग ग्रुप के अंदर देखें तो पाकिस्तान के सारे बड़े बिल्डर्स हैं उसमें। अच्छी बात है, बिल्डर्स को लाना चाहिए, बिल्डर से इन्वेस्ट कराना चाहिए। मैं अभी उस तरफ आ रहा हूँ। उसके अंदर मतलब बिल्कुल उसके अंदर गौहर एजाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं, हबीब रफीक साहब हैं, उसके बाद जावेद आफरीदी के भाई या कज़न है उसके अंदर। तो ये ग्रुप्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्किंग ग्रुप में ये मशावरत के अंदर भी यही शामिल हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर आप इसकी वर्किंग का प्लान बनाने में आप शामिल हैं तो आप इसके फिर बेनिफिशियरी नहीं हो सकते, कंटेंडर नहीं हो सकते। या तो ये ऐलान करें कि जनाब हम इसके प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं होगा, हम इसकी, क्योंकि आप प्लानिंग में आ गए हैं तो प्लान भी आप कराएं, सुपरवाइज भी आप करें और फिर मेन बनाएं भी आप, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दूसरा एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जनाब ये आप इसके क्राइटेरियन ये बनाया गया है कि ये 1 दर्जन के करीब लोग जो हैं बिल्डर्स, उसी क्राइटेरियन पे वही लोग आएंगे। आप उसको लोग एक आर्गुमेंट है, बहस कराएं या हमें रीजंस दें कि इसको एक्सपेंड करें, 3-4 दर्जन बिल्डर्स लेके आएँ ताकि वो उनके भी क्राइटेरियन थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये कोई लोग शक कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये टेलर मेड है। फिर यह है कि इस ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक लिस्ट होने चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल हबीब रफीक जो के है, cases हैं। हबीब रफीक के ऊपर ये डीएचए के अंदर जो है उन्होंने लोगों के, अभी भी कई हजार लोग हैं जिनके प्लॉट नहीं दिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो बंद करवाई है लाहौर में भी और यहाँ में भी, अभी उनका एनओसी कैंसिल हुआ है, वो भी इनके रिश्तेदार हैं उसके अंदर, स्टेक्स हैं इनके अंदर। सो और भी कई ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर मेजर इल्ज़ामात हैं। तो जब इस तरीके से करेंगे तो वो फिर जो है ना क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्टली मैं सिर्फ इसमें कह दूं कि ये कर रहे हैं गवर्नमेंट के इख्तियारात इस्तेमाल करके ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं, सेक्शन 4 इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जब लोगों का आप सस्ती ज़मीन ले लेते हैं, बहुत ही सस्ती, फिर बेनिफिट आप बिल्डर्स को दे रहे हैं। वो ये डीएचए के अंदर भी ये धोखा हुआ है, आगे ये नहीं किया जा सकता। आप जो है, इसीलिए वहाँ काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस तरह की उसको अपोज भी कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम बेनिफिशरी जो लोग वहाँ पे मुतासरीन हैं या जिनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही है उनको दें या अवाम को दें। बीच में से आप मिडल मैन के तौर पे ये बिल्डर्स ले आए हैं और वो आपने सारा जो मुझे लगता है मेजर चंक जो प्रॉफिट का वो उनके पास चले जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस हैं, हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट की जाएगी और इन क्वेश्चंस का जवाब हम 2-4 दफ़ा रेज कर चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, तो होपफुली चंद दिनों में आ जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इस पर क्लास साहब से कमेंट लेंगे। क्रमायाकारी कर रहे हैं, वही बोर्ड के मेंबर्स भी हैं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस पे बार, हाँ क्लास साहब इस पे पॉइंट आउट भी करते रहे। इस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर बात हो रही है। क्लास साहब, जो रूदा का जो पॉलिसी या जो वर्किंग बोर्ड है उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, इस तरह आमिर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले उनको पॉइंट आउट भी किया, वो वही लोग हैं जो सरमायाकारी में भी मुलविस हैं। इमरान खान साहब खुद ही कहते होते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। इमरान खान साहब पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे फ़ायदा तो कोई नहीं, अब उनको बातें याद दिलाने का। अब लोग भी आदी हो गए, खान साहब भी आदी हो गए अपने क्लिप्स के। मुझे आमिर साहब ने, तो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कहा था, इन्होंने कहा जी मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे बारे में इन्होंने फरमाया था कि इनसे ज़्यादा सिनिकल मैंने बंदा नहीं देखा, सिनिक जिसमें सिनिसिज्म ज़्यादा है। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं उसका मुजाहरा फरमाऊं, इल्ज़ाम तो लग ही गया है। आमिर साहब कह रहे हैं कि मुझे इस पर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, बस कुछ सवालात हैं वो ठीक कर दें तो आमिर साहब की तरफ से एनओसी ले लें और रूडा भी बना लें और जो दिल चाहता है फिर गलिया फिर मिर्जे यार फिर मर्जी ना। आमिर साहब को कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे बड़ा शदीद मसला है क्योंकि मैं सिनिसिज्म का मुजाहरा करने वाला हूँ। ये सारी तबाही बर्बादी पंजाब में लाई जा रही है और पाकिस्तान के लोगों को कोई एहसास नहीं है। एग्रीकल्चर अगर कहीं से भी अभी रोटी टुकर आपको मिल रहा है और लोग ये फाके नहीं कर रहे, थोड़े से बचे हुए हैं कि पंजाब में कुछ जरी ज़मीनें बची हुई हैं, पंजाब में थोड़ी सी कुछ जगह बची हुई हैं और हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डर्स ने, ठेकेदारों ने, कंट्रैक्टर्स ने, इन्होंने तबाही फेर दी आपके पूरे पंजाब में। जहाँ पे इनको खाली थोड़ा सा भी इनको एकड़ नजर आया है और जरी ज़मीन का, एक तो चलो ना चेटल पहाड़ ज़मीन हमें कोई मसला नहीं है, 1 लाख एकड़ आप लेने जा रहे हैं जो अब तक बताया 17,000 एकड़ तो पहले आपने फेज में लेनी, 1 लाख एकड़ कोई अक्ल है हमारे में? अभी हमने 34 लाख टन गंदम रूस से मंगवाई है, आप दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, काटन आपकी तबाह होकर रहेगी है, आप चीनी तक यहाँ से बाहर से मंगवा रहे हैं। आप मुझे समझाएं कि अगले 5, 10, 20 सालों में अगर इसी स्पीड से आपने लाखों एकड़ अगर आप यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज को देते रहे, ये बड़े बड़े बिग बिजनेसमैनों को देते रहे, आए और यहाँ खड़ा करें, आपने पानी कहाँ से लाना है? आपने कल को लोगों को यहाँ पे आके उनको अलोकेट कैसे करना है? आपने सरिया ठोकना है, यहाँ पे सीमेंट ठोकना है, बिजली ठोकनी है और एग्रीकल्चर आपकी जमीन है। मुझे नहीं समझ आती, अभी तक इन्होंने एनओसी उससे लिया नहीं है, इनको एनवायरमेंटल स्टडीज इन्होंने करवाई नहीं है, फिजिबिलिटी हुई नहीं है। डिपार्टमेंट में चौधरी साहब ने, चौधरी परवेज अली साहब अभी से बैठे हुए, वो दाव लगा के उन्होंने अपने बंदे लगवाए हुए वहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, जिन्होंने एनओसी देना है अपना वो हिस्सा लेंगे। जैसे उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने इससे लिया था, मलिक रियाज से लिया था, जब इन्होंने जंगल वाली जो जमीन थी ना सरकारी, मलिक रियाज को उन्होंने दी थी, बैरिया टाउन को 2200 एकड़ दे दी थी, उसके बदले में चौधरी ने 400 को ये कनाल, ये प्लाट जो थे ना वो बैरिया टाउन में उन्होंने ले लिए थे अपने फ्रंटमैन चौधरी मुनीर के जरिए। अब यहाँ पे फिर उनका दाव लगना है। मुझे ये मुल्क और लोग समझाएं, आपको शहबाज शरीफ साहब की अक्ल देखें, मतलब इस मुल्क में एक से कोई एक बढ़ के तोहफा पड़ा है। उन्होंने जरी जमीन साहिवाल से ज्यादा कोई प्रोडक्टिव जमीन है, 10 एकड़ पे उन्होंने जनाब कोयले का प्लांट लगा दिया। अंदाजा करें पूरे आपके हिंद सिंध से कोयला आता है। और अभी मेरा ख्याल खबर लाया था इमरान मकराना साहब, हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, ये कौमी असेंबली में बताया 10 अरब डॉलर का हमने कोयला इंपोर्ट किया सर, 10 अरब डॉलर। जो चाइना ने जितने ऑब्सलीट थे अपने बंद कर दिए उन्होंने वहां पे कोयले के प्लांट, क्योंकि वहां पे वो हो रही थी, आप पोल्यूशन हो रही थी, टोटल बैन कर दिए।
तमाम मशीनरी उठाई और हमारे जो गुजारे थे। आपको जो एहसन इकबाल साहब संभाले नहीं जाते, वो माशाल्लाह मेरी तरफ वो भी बहुत सियाने हैं, सारी ऑब्सोलीट उन्होंने मशीनरी चाइना ने यहाँ पे लगा के हमें दे दिए, हमने जहाँ पे जरी जमीन पे लगा दी। मैं बार बार कहता हूँ इस मुल्क को ये हाउसिंग सोसाइटी तबाह कर रही है। ये बड़े बड़े बिग जो आप जमीनें जहाँ खाते जा रहे हैं, अगर इस मुल्क का कोई भी सिंसियर बंदा है इस मुल्क के साथ, आपको अगले कई सालों के लिए 10 सालों के लिए बैन करना चाहिए आपको हाउसिंग सोसाइटीज को। सिर्फ आपको यहाँ पे अगर आपने कोई बनानी भी है, किसी को 10 एकड़ दे दें, 5 दे दें, हाई रेज्ड आप उसके बिल्डिंग की तरफ जाएं, जमीनें खत्म हो रही हैं, पानी आपके खत्म हो रहे हैं, आपका एनवायरमेंट यहाँ पे तबाह हो रहा है, और आपने बैठ के इतनी यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा एकड़ से ज्यादा जमीन दे रहे हैं उनको। और आमिर साहब ये फरमा रहे हैं जनाब मेरे 2-4 मेरे सवालात हैं, बस वो हल कर दें तो आमिर साहब को मसला नहीं है। फॉर गॉड से आमिर साहब, आप लाहौर से आते हैं, आप मुझे बताएं लाहौर से गोजरा मोटरवे सारा भर दिया इन्होंने सर आपके हाउसिंग सोसाइटी से। लाहौर से जाएं आप मुल्तान की तरफ जाएं, वो तबाही होगी। मैं मुल्तान के हूँ पूरे के पूरे सर, वहां पे आपको याद होगा आपको चौसा आम मिलता था सर, इन्होंने मुल्तान में वो तबाही इन्होंने फेरी है। वहाँ पे जो नई वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, वहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो आपके बाग थे, ये मैंगो ऑर्चर्ड थे सर, इन्होंने ना गाए हैं। ये बिजनेसमैन जाते हैं हाउसिंग सोसाइटीज वाले जो थे, वो बेचारा किसान उसको 2-4 लाख रुपया दें, 3-4 लाख रुपये ज्यादा दें, वो कहते हैं ये लें। इन्होंने तबाही बर्बादी फेर दिया आपके मैंगोज की जो एक्सपोर्ट करते थे। इस मुल्क को कोई ओन करता है, कोई वारिस है इस मुल्क का? जहां जिसका जी चाहते फटा लगा देते हैं। अभी मुझे बताया गया जनाब कि 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी इलीगल थी लाहौर में, उनको रेगुलाइज किया जा रहा है। यहाँ 650 है, इस्लामाबाद में 120 है। मुझे पता है इस्लामाबाद में कहां पे लोगों ने क्या इनकम है, लोगों को क्या यहाँ पे जरिया आपका मुआश हो सकता है। गोजरावाला में एहसन जमील गुजर साहब ने देखा है, वो जाए जरा उनका चेक करें गोजरावाला में उन्होंने किस तरह हाउसिंग सोसाइटीज के जाल बिछाए हुए हैं, और कैसे वहां पे अफसर को DCAC नहीं टिक सकता जब तक उनकी आगे चीजें रेगुलाइज ना करें। सर इस मुल्क को बैन की जरूरत है। इस्लामाबाद खुद तबाह हो रहा है, इसके गिर्द जाए तो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ से जाए, इधर फतेह जंग की तरफ से जाए, लगता है पता नहीं यहाँ से मार से ऊपर से लोग आ गए, उनके पास पैसा बढ़ा है, हाउसिंग सोसाइटीज आपकी हर जगह खुल गई हैं, और अब ये लोग रोएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, फाके खुदा ना खास्ता 34 लाख टन हमने गंदम रूस से मंगवाई है। ये जरी मुल्क है, क्योंकि आपके इलाके भाई आपकी जमीन नहीं बच की कल्टीवेशन। जिन एरियाज में ये काश किया ये बनाया जा रहा है रूडा, वो चावल वाली जमीन है आपकी। अब चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और आमिर साहब कहते हैं मेरे एक इतराज दूर कर दें। इसमें आपके गुस्से को मजीद एक बढ़ाने के लिए गुस्सा है जो कहते हैं 2-4 मेरे सवालों का जवाब दे दें, मुझे और मेरी जरूरत नहीं है, आप पे गुस्सा मैंने इसलिए डरते डरते ये बात की है कि एक तो हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि जनाब अभी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ये पहले रखने हटा देते हैं, तो मैंने थोड़ा सा समझ दें, मेरे बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। मगर होता क्या है, अगर आप उनकी प्रेजेंटेशन देखें जो कि आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर ने देखी है, तो वो लगता है कि ये तो एक्चुअली एनवायरनमेंट ठीक करने जा रहे हैं। ऑन पेपर जो लगेगा वो बताएंगे आपको कि जनाब हम एक्चुअली इतने लाख दरख्त लगा रहे हैं, पानी का मसला हल कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। मगर ये हमेशा प्लान्स में होता है, एक्चुअली जब होता है वो हमें नहीं होता। यहाँ तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। ऑन पेपर होना और इम्प्लीमेंट होने में फर्क है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने शोर मचाया है, तो ये चंद सवालात के जवाब अभी भी नहीं आ रहे। ये उनकी वेबसाइट से निकाले। ये मुल्क भूखा मरेगा, यहाँ फाके आएंगे। अभी थोड़े से बचे हुए लोग के जरिए जमीन आप सारी हाउसिंग सोसाइटीज को आप देते जा रहे हैं, तबाही आएगी। अभी मैं बार बार लोगों को कह 34 लाख टन गंदम हमने मंगवाई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने मुश्किल से डॉलर भीख लेके आते हैं, वो सारा रूसी किसानों को देते हैं सर। मजीद एग्रीकल्चर लैंड है, सारी की सारी काटन तबाह होगी, गंदम तबाह होगी, आपकी चीनी तबाह होगी, दालें नहीं हो रही, और आप यहाँ पे इतने मतलब लाखों एकड़ आप दिए जा रहे हैं, और कहीं पे पॉलिसी नहीं है। एक उम्मीद है बैन करें सब चीजों को। कुछ उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट इनको बुलाया हुआ है, और वो ये भी मेरा ख्याल है उम्मीद है इनसे पूछेंगे कि लाहौर का एक मास्टर प्लान बन रहा है। मास्टर प्लान अभी आया नहीं है, तो ये बेजर मास्टर प्लान है ये, तो ये कैसे आ रहा है? तो उस मास्टर प्लान का तो फायदा कोई नहीं। 2-3 हफ्ते पहले, अभी महीना पहले दिया है, तो मास्टर प्लान आ जाए, उसके अंदर इसने एडजस्ट करते क्या है सर। बेहतरीन तरीका है ये जो बिल्डर्स करते हैं, बड़े बड़े माजरत के साथ, हम छोटे आदमी हैं, ये 4 बड़े बड़े ये रिटायर फौजी अफसरान को साथ उनको दे देते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें दे देते हैं अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज में। उसके बाद मीडिया को कहीं बात करके दिखाए, उसके बाद जनाब अदालतें कोई नोटिस लें, कोई सिविल सोसाइटी करे, कोई पॉलिटिशियंस करे, वो सारी हैंडलिंग जो है ना, फिर हमारे जो बड़े लोग हैं ना सर, हमारे फौजी भाई रिटायर, उनको लेके उन्हीं के जरिए करते हैं। ये DHA में हुआ था सर, आज तक शोधा वाले रोते हैं, उन्होंने यही काम किए थे। अभी भी आप इसको उठा के देख लें, उन्होंने 2-4 ऐसे बड़े बड़े, मैं अगेन उनका ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन ये काम करते हैं बिल्डर्स वाले सारे। आगे आप उनको, ये हमारे रिटायर फौजी भाइयों को कर देंगे, ताकि तमाम लोग चुप कर जाएंगे, कोई एतराज भी नहीं करेगा, कोई बोलेगा तो टेलीफोन करवा के उसको चुप करवा सकते हैं। तो सर मैं इस प्रोजेक्ट के, आप तो कहते हैं सवालों को जवाब दें, मैं कहता हूं खुदा के लिए मुल्क को बचाएं, हाउसिंग सोसाइटीज को बैन करें,
और इस मुल्क में गंदम, चीनी, ये सारी आपकी दालें, टाइम खत्म हो काटन, गया। ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है आपके लिए हमें सर। आप कहते हैं कि सवाल आते हैं मेरे। इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स को भी सोसाइटी शुरू करने से पहले देखना चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।